नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 14 अगस्त 2023 और आज जो है आपका CHSL का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेट थोड़ा जरूर आता हूँ, लेकिन 100% ओरिजिनल प्रश्न, साथ ही साथ अधिकांश प्रश्नों को प्राप्त करने के बाद ही आपके साथ आता हूं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, ये न सिर्फ आपके करेंट एग्जाम में, बिल्कुल हाँ, आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगी वहां भी आपको जो है नंबर दिलाएगा जी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था, पीपी इंदिरा बोरा को 1996 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। इस पीपी इंदिरा बोरा से हम 38वीं क्लास यानी परसों के दिन जो हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट हुआ उसका पहला प्रश्न था ये। ठीक है भैया, तो पीपी इंदिरा बोरा है ना। अब देखिए, मैंने आपसे एक चीज और कह रखा है कि जो ये लुसेंट वगैरह किताब में जो ये कलाकार के नाम है वहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं और यही चीज सटीक बैठ रहा है। ठीक है भैया, तो पीपी इंदिरा बोरा जो है ये संगीत नाटक अकादमी से उनको जो है 1991 में दिया गया था। कल जो डांस पे वीडियो बनाया उसमें भी आपको मिलेगा। इसके अलावा पीपी इंदिरा बोरा ये सतरिया नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए, अगर आपसे आने वाले दिन में कभी ये पूछा जाए कि पीपी बोरा किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है, तो सतरिया नृत्य इसका जो है प्राइमरी सेक्टर है। इसके अलावा ये भरतनाट्यम भी जानती है और आपका कुचिपुड़ी भी जानती है। ये ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसे इसके रीजन है क्योंकि जब ये प्रारंभिक दिन में नृत्य कला सीखने के लिए आई थी तो इन्होंने सबसे पहले रुक्मिणी देवी अरुंडेल के पास जाकर लगभग 10 साल तक नृत्य सीखी, जो भाई भरतनाट्यम। इनके अलावा कुचिपुड़ी के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम के पास भी नृत्य सीखी। तो यहाँ से भरतनाट्यम का जो है मतलब मटेरियल सीखे, फिर कुचिपुड़ी के सीखे। बाद में ये कई दफा विदेश गई और वहां पर जो है सत्रिया नृत्य को जो है प्रचार प्रसार करा और इनके लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2020 में पद्मश्री भी दिया गया है। आशा करते हैं कि समझ में बढ़िया से आया। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल में द्वैध शासन कब लगा था। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन कब लगा था ये नहीं पूछा गया था कि भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के अनुसार जो है इंट्रोड्यूस करवाया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, देखिए, एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन, तो बंगाल में द्वैध शासन लगाने वाला गवर्नर होता है ना। और एक आपका भारतीय स्तर पे अधिनियम के तहत द्वैध शासन आए थे। तो सभी बात यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, आने वाले दिन में आपको काम आएगा जी, है ना। तो भारत में जो द्वैध शासन लगा ये भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे क्या कहते हैं, सर्वग्राही नाम इसे क्या है, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। मैंने बताया था कि इसका नाम कहां से आया है ये। ठीक है, मोंटेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे। देखिए, जो भारत है इस समय तक एक सचिव की पोस्ट क्रिएट कर लिया गया था। जैसे आजकल भी हर जगह सचिव होते हैं, सचिव जी, पंचायत देखे होंगे आप अभिषेक बाबू को। ठीक भैया, तो ये सचिव जी जो हैं ये आपका इसमें मोंटेग्यू था और चेम्सफोर्ड था गवर्नर, है ना। तो इन दोनों के नाम पे जो योजना आई इसका नाम रख दिया गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ये दो जो हैं बागर बिल्ले हैं, अंग्रेज हैं। ठीक है भैया, तो ये जो है भारत में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लगाया गया था। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यहाँ से बहुत चीज आप सीखेंगे। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में पूछा जाता है कि उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो आप क्या बताओगे, तो भाई चेम्सफोर्ड ही बताना। 13 अप्रैल 1919 को घटा था। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, जहां पे नरसंहार हो गई। जनरल और डायर मुख्य आरोपी थे इस हत्याकांड के। ठीक है, इसके अलावा एक है जी बंगाल में द्वैध शासन। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था 1765 में, जो 1772 तक जारी रहा था। कहाँ 1700 यानी 18वीं सदी और कहाँ जो है 20वीं सदी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो द्वैध शासन वाले क्वेश्चन को अच्छे से परखे तभी एग्जाम में आंसर करें। अगर गवर्नर के लिहाज से पूछता है तो 1762 आंसर होगा। अगर किस अधिनियम में आया तो 1919 आंसर होगा भैया। इसके अलावा जो ये चेम्सफोर्ड योजना है इसी में आपका द्विसदनीय विधायिका का व्यवस्था किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे आजकल हम देखते हैं, केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ लोकसभा है और प्लस राज्यसभा है। राज्य के अंदर भी बहुत सारे स्टेट में द्विसदनीय व्यवस्था है, जहां पे विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। ऐसे विधानसभा और विधान परिषद वाले स्टेट को बाइकैमरल स्टेट कहते हैं, जहां अभी मात्र
6 स्टेट है इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भैया। इसके अलावा एक और अधिनियम है 1909, इसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सांप्रदायिक मतलब समझते हैं ना, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी मसला है। सांप्रदायिकता का जो ये भावना वगैरह लोग फैलाते हैं, ये जो है बहुत ही गलत चीज है। सांप्रदायिक चुनाव से आप समझ रहे होंगे कि क्या हुआ था, कि हमें जो है डिवाइड कर दिया ये अंग्रेजों ने, कि भाई तुम जो है फला धर्म से हो तो तुम अलग वोट करो, तुम जो है चिल्ला धर्म से हो तो तुम अलग वोट करो। कहने का मतलब इंडिया में दो मुख्य समुदाय के लोग निवास करते हैं, एक तो इस्लाम समुदाय के और एक हिंदू समुदाय के, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग वोटिंग जो करना पड़ा, यानी इसे सांप्रदायिक चुनाव कहा गया। ये कहाँ आया था? 1909 में। जो भी आए हमें जो है हमेशा तोड़ने का ही काम किया, कोई जोड़ने का काम नहीं किया कोई भी अंग्रेज ने, है ना। एक आध अंग्रेज को छोड़ के, जैसे विलियम बेंटिक वगैरह अच्छे काम किए हैं। अंटार्कटिका विधायक किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आती है। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। और जो भी इंपोर्टेंट विधेयक है मैंने प्रैक्टिस सेट के दौरान लपेट दिया है, 2-4 बच गए हैं उनको भी लपेट दूंगा, ठीक है भैया। इसके अलावा अंटार्कटिका विधेयक 2022 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पारित किया गया। इनके अलावा भारत जो है अंटार्कटिका के कार्यक्रम की सफर की शुरुआत कब होती है? तो 1981 के तहत होती है। इसी के तहत जो है 1984 में अंटार्कटिका में भारत का प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना होती है, जिसका नाम दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई दक्षिण गंगोत्री को जो भारत सरकार के जो है अंटार्कटिका में प्रयोगशाला है, तो ये जो है कब बन के तैयार हुआ या फिर कब स्थापित किए गए, तो आपको बताना है जी 1984। किस अधिनियम से बना था? तो भारत सरकार जो अंटार्कटिका सफर कार्यक्रम है 1984 में। अधिनियम एक और है, इसकी मैं चर्चा आगे कर लूंगा। अच्छा, यहीं पे स्टार लगा के लिखा भी हूं, अंटार्कटिका संधि 1959, लेकिन इसके तहत ये नहीं बना था, ठीक है। इसके तहत ये नहीं बना था। अगर आपसे अंटार्कटिका संधि पूछे पार्टिकुलर तो 1959 बताना है ना। किस कार्यक्रम के अनुसार बना था आपका कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। तो 1981 का अधिनियम बताना है, ठीक है। और इसके तहत पहला बना 1984 में, है ना, जिसका नाम दिया गया था दक्षिणी गंगोत्री। फिर बाद में बना आपका मैत्री। क्या बना? मैत्री, है ना। और फिर बना हमारा भारती। तो 3 हमें अनुसंधान केंद्र प्राप्त है जो हमारा काम कार्यरत है। कहाँ पे? अंटार्कटिका के अंदर। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैपेसिटी का सिनोनिम पूछा गया है। कैपेसिटी समझते हैं ना, क्षमता, मतलब तुम में कैपेसिटी ही नहीं है यार, है ना। तो कैपेसिटी लाओ भाई पढ़ने की, है ना। तो ये एबिलिटी है, रेटिंग है, पावर है, ये सब को आप मैच कर सकते हैं कैपेसिटी के साथ, है ना। जब भी आप एबिलिटी का इस्तेमाल किसी भी शब्द में करें, है ना, किसी भी शब्द में जो है कैन वैन के साथ एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि कैन का मतलब वही होता है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, है ना। तो इसमें एबल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। इनके अलावा जो एक आपसे पूछा गया है कि जो बेलाडीला है, बेलाडीला किस ओर के लिए या फिर किस तत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बेलाडीला है, कद्रमुख है, खेतरी है, जादूगोरा है, झरिया है, इसके अलावा मकराना है, इसके अलावा देगाना है, इसके अलावा आपका कोलार है ना, इसके अलावा आपका मलाज खंड है, इसके अलावा आपका जो भी है ये सभी बता चुके हैं भाई, तो कोई नई बात तो है नहीं अपने लिए, है ना। तो भाई लौह वयस्क होती है बेलाडीला में। बेलाडीला में क्या होती है? लौह वयस्क होता है। देखिए एक बोम्बडीला दर्रा भी है, बोम्बडीला, एक बोम्बडीला दर्रा है। ये क्या है? ये दर्रा है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? पास है ये। तो ये कहाँ पे हो जाएगा भाई? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बोम्बडीला दर्रा। तो इसकी बात तो हम बाद में कर लेंगे। दर्रा आप बात कर लिए हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं। उत्तराखंड में आपको नीलिमा दर्रा मिलेगा, नीति लिपुलेखा माना, फिर हमारा तुजू दर्रा, है ना, मणिपुर, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडा दर्रा अरुणाचल प्रदेश, है ना। इसके अलावा हमारा 2-4 दर्रा और है, थालघाट, पालघाट, भोरघाट, इन्हें भी ध्यान रखना है ना। भोरघाट जो है ये मुंबई से पुणे को जोड़ते हैं, जो थालघाट है ये मुंबई से नासिक तक जाती है, और जो आपका पालघाट है, ये पालघाट जो है ये आपका तमिलनाडु से केरला। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, 3, 4, 5, 6 बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं विषय वस्तु पे। जो बेलाडीला है ये आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ओरिजिनल, सबसे अच्छा, सबसे कम मशक्कत वाला क्या होता है भाई? हेमाटाइट। और इसी हेमाटाइट से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो आप बताओगे जी हेमाटाइट से, ठीक है। एक बॉक्साइट अयस्क काफी आपके एग्जाम में आता है, एल्युमिनियम का है,
और हेमाटाइट लोहे का है, सीडेराइट भी लोहे का है। इसके अलावा अब आ जाते हैं विषय वस्तु पे। भैया ये एक्स्ट्रा वाली बीमारी है मेरी तो चलती ही रहेगी, ठीक है। तो कद्रमुख कहाँ का भाई? कद्रमुख खान है, लौह खान है, ये आपका कद्रमुख कर्नाटक में है। इसके अलावा बादाम पहाड़ी, यहाँ आजकल ज्यादा उत्खनन हो रही है लोहा की आए दिन में, तो ये कहाँ पे? ओडिशा के अंदर। नवेली, ये लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे भैया? तमिलनाडु के अंदर है, नवेली, है ना। नवेली जगह का नाम है, नई नवेली दुल्हन आपने सुना होगा, तो ये नवेली जगह का भी नाम है। ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर ही है? तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा कोलार गोल्डफील्ड, रॉकी भाई, केजीएफ, ये कर्नाटक के अंदर सोना की खान है। खेतरी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका राजस्थान में है। मलाज खंड, ये भी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका एमपी में है ना। मकराना, मकराना ये आपका संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पे भाई? राजस्थान के अंदर है। एक इसी प्रकार का नाम है जी देगाना, देगाना भी राजस्थान के अंदर है, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। एक इसी प्रकार का नाम है जी जादूगोरा, जादूगोरा ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड में है। झरिया भी झारखंड के अंदर है, ये अपना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक बात है जो आपको ध्यान रखना है, काम आ जाएगी। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का पूछ दिया गया? जनगणना तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो ये आपका हरियाणा का है। जनगणना पे एक कंबाइंड वीडियो मैंने आज से लगभग 7 महीने पहले बनाया था। मौसम के तकाजा को देखते हुए आज तक उसी से क्वेश्चन आ रही है, उससे बाहर नहीं आ रही है। जो बंधु बोल रहे हैं कि आप टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट करो, हालांकि मैंने कर भी दिया है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना चाहते हो कि एक बार पेज पे जाके देख ले। पेज के आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक टॉपिक वाइज वीडियो की जो आधुनिक पैटर्न पे मिलता जुलता सभी की लिंक है। ज्यादा पुराना नहीं, 6 महीने पुराने होंगे। मैंने पहले ही आगामी दिन के सोच के आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं कि क्या पूछे जाएंगे, और आगामी दिन के सोचकर वीडियो भी बना देता हूं। कल और परसों 2 टॉपिक वाइज वीडियो बनाया हूं, आप देख लीजिए। आगामी 1.5 साल तक किसी भी इस प्रकार की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, गारंटी भैया। तो भैया तो लिंक में जो वीडियो है उन्हें भी देखिए, आपको काम आएगी भाई, है ना। जनगणना 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का रहा था। जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर भी केरल का रहा था। सबसे कम शिशु मृत्यु दर भी केरल का रहा था। सबसे अधिक पार्टिकुलर फीमेल साक्षरता भी केरल का रहा था। सबसे अधिक पार्टिकुलर मेल साक्षरता भी केरल का रहा था, है ना। पहला डिजिटल राज भी केरल है। मसाला का उद्यान भी केरल है। इसके अलावा आप कहेंगे केरल के जो छोटे छोटे गांवों को नाव पार करते हैं, केरल में ही ये चीज होती है। केरल में ओणम त्योहार होती है, केरल में कथकली त्योहार होती है, केरल में आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य होती है। तो ये सब भैया केरल की विशेषता है। केरल में आम्र वर्षा होती है। तो आप कितना ही बताएं, बताइए ना, ऐसे झर्री लग जाती है, झर्री आम के जैसा भैया। इसके अलावा तो केरल में लिंगानुपात हो गया, साक्षरता हो गया, और भी आपने बहुत सारा चीज देखा केरल के अंदर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका कहाँ का है भैया? बिहार का है। और सबसे कम लिटरेसी रेट भी बिहार का है। अगर सबसे कम पार्टिकुलर फीमेल लिटरेसी रेट भी पूछे तो आप बिहार भी बताइएगा। सबसे ज्यादा गरीब भी पूछ ले तो बिहार ही बता देना, है ना। इसके अलावा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या पूछे तो महाराष्ट्र बताना है। सबसे अधिक शहरी प्रतिशतता पूछ ले तो गोवा को बता देना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार को बताना है। सबसे कम घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश को बताना है। सबसे कम जनसंख्या पूछे तो सिक्किम को बताना है। सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश को बताना है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वित्तीय ईयर की अवधि क्या है आपसे पूछा गया है, ठीक है। वित्तीय ईयर, तो वित्तीय ईयर की अवधि जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। यानी जो हमारा वित्तीय फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी जैसे अभी अगला वित्तीय ईयर जब हमारा चालू होगा तो हमारा 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा, जो अगले साल की यानी 31 मार्च 2025 तक चलेगी। अभी जो हम वित्तीय ईयर में जी रहे हैं ये हम 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट करा है, जो हमारा 31 मार्च 2024 तक चलेगा, ठीक है भैया। इसके अलावा बजट से संबंधित जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये हमारा 112 है, जहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्दों का मेंशन किया गया है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बजट सन्मुखम शेट्टी जी पेश किए थे। वहीं गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जो है जॉन मथाई साहब के द्वारा पेश किया गया था। भारत में सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई साहब 10 टाइम पेश किए हैं। भारत का पहला रेल और आम बजट कानून अधिनियम 2016 में ही बन गए थे। पेश किए गए पहली बार 2017 में। ध्यान रखेंगे बिहार दरोगा में पूछा गया ये क्वेश्चन है जो बच्चे दिए हैं। मैं कोई भी बात हवाबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ पढ़ाने में ही नहीं, अपनी निजी लाइफ में भी मैं जितना ही हूँ उतना ही बात करता हूँ। इसके अलावा भारत का पहला डिजिटल बजट
पेश करने वाला ये उत्तर प्रदेश है। और अमृत काल की प्रथम बजट जो है जिसमें हम अभी जी रहे हैं 23-24, जिसमें 7 बेसिक तथ्यों पर ध्यान दिया गया जिसे सप्तर्षि कहा गया है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जया लक्ष्मी ईश्वर का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम से है। ये न्यू नेम है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, भैया मेरे लिए भी ये न्यू नाम था। एग्जाम में अगर आज ये क्वेश्चन आता तो शायद मैं भी इसे छोड़ देता या फिर मैं ऑप्शन को छांट के काम कर लेता भाई। ठीक है, तो ये आपका भरतनाट्यम है ना। भरतनाट्यम नृत्य के 3 भाग होते हैं, अभंग, त्रिभंग, सभंग। इनको जरूर ध्यान रखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में काम आएंगे। इनके अलावा इसमें 4 प्रमुख शैली होती है, बज्जाबुर, पंडनलूर, ये आधुनिक कला क्षेत्र, ये सब जो है इनके शैलियां हैं। इनके अलावा भरतनाट्यम में नृत्यों का क्रम अली रप्पू, इसे 16 अट्टू भी कहते हैं, ये कवि फॉर्म है और ये पहला भाग होता है। फिर जाति स्वरम होती है, शब्दम होती है और तिल्लाना अंतिम पार्ट है, ये भरतनाट्यम के पार्ट है। इसके अलावा प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, नर्तकी नटराज, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, है ना, नर्तकी नटराज, ये सब जो है भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में से हैं। भरतनाट्यम जो है ये आपका नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण दोनों को मिला जुला कंबाइंड रूप से जो है इस पे आधारित है। इसमें जो है मेन क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम के नाट्य शास्त्र हो जाएंगे। नाट्य शास्त्र न सिर्फ भरतनाट्यम बल्कि कई सारे शास्त्रीय नृत्य जो है इस पे डिपेंड होते हैं। यहाँ से तथ्यों को लिया है बिकॉज ये वाद्य संबंधित बातों को भी जानकारी देता है। इनके अलावा पाल वंश के शासकों ने सबसे पहले कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है पाल वंश के शासक ने बनवाया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय को भरत ने बनवाया था। इनके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम है ना, जो आपका बिहार के नालंदा में स्थित है। और इसके जो है वर्तमान में कुलाधिपति बदल गए हैं। अरविंद पनगड़िया जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आपका जो है कुलाधिपति बन गए हैं। पहले जो है अमृत सेन साहब थे तो उनको जो है रिप्लेस किए हैं। अरविंद पनगड़िया जाने माने चेहरे हैं भाई। अरविंद पनगड़िया को आपने समझ रखा क्या है ना, पनगड़िया क्या है भाई, तो ये है आपका नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे 2015 के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भाई एक बात और यहाँ पे मैं कुछ बताना चाह रहा था, हाँ ये जो है ना इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, वो जो चड्ढा साहब हैं आपका जो परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड बने हैं या फिर बनेंगे, है ना, तो वो भी इनसे भी ध्यान रखेंगे, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए भाई। इनके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा था, तो ये बात भी ध्यान रखनी। इसमें पढ़ने के लिए विदेशी यात्री आपका हेनसांग सबसे पॉपुलर जो आया था हर्षवर्धन के काल में। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछ लिया था, शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया। बिस्मिल्लाह खान का ओरिजिनल नाम कमरुद्दीन खान थे। बिस्मिल्लाह खान बिहार के निवासी थे और इनको पद्म अवार्ड सहित 4-5 अवार्ड मिला था, जैसे भारत रत्न, है ना, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे के सारे अवार्ड इनको दिया गया था। ये बिहार के रहने वाले थे। मैंने बार बार बताना है, जो आपका शहनाई होता है उसमें अंगुल छिद्र 7 होते हैं। कभी ना कभी ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में टिक होगा और आपको जो है नंबर दिलाएगा। टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है, 274 सेंटीमीटर, सब दिन बताता है। 2.74 मीटर होता है और इसका होता है 1.525 मीटर। लेकिन मैंने याद रखने के लिए बताया था भाई, ये दशमलव में याद रखोगे भूल जाओगे। 274 और 152 ध्यान रखना है आपको। तो 274 लंबाई होती है टेबल टेनिस की और आपका चौड़ाई जो होता है ये 152 होती है। इस प्रकार से मैंने शायद सही बनाया है कि भाई इसको कम रखा है इसको ज्यादा रखा है, ठीक है भाई। लॉन टेनिस की लंबाई होती है 23.77 और चौड़ाई होती है 10.97 मीटर। इसके अलावा बास्केटबॉल 26x15 सबसे इजी यही है ना। इसके अलावा क्रिकेट की लंबाई 20.12 आपका जो है पिच जो होती है जहां पे बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौड़ाई जो होती है ये वाली है 3.05 होती है। यहाँ पे एक पंपिंग क्रीज होती है, यहाँ से तांग गया तो स्टंपिंग हो जाओगे। ये विकेट है मान लीजिए, तो इसकी होती है 4 फुट, ठीक है। तो क्रिकेट से समझिए सब सारी बात। इसके अलावा भौतिकी में बल का फॉर्मूला क्या होता है, भौतिकी में बल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बल का बीमीय सूत्र आपसे पूछा है, ठीक है। बल का फॉर्मूला अगर सीधे सीधे पूछेगा तो F बराबर ma होता है। फोर्स बराबर मास गुने आपका जो है ये आपका एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो ये तो F बराबर ma, फमा, है ना। लेकिन ये नहीं पूछा था आपसे, बीमीय सूत्र पूछ लिया था। तो बीमीय सूत्र जो है MLT इनवर्स 2 होता है, MLT इनवर्स 2। इनवर्स 2 मतलब ये आप ऐसे कह सकते हैं ML, है ना, और ये जो है आप T को नीचे ले आ सकते हैं। इस प्रकार से ऊपर ले जाओगे तो माइनस में चला जाता है पावर। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिल जाती है। न्यूटन के दूसरे नियम से ये बल का जो व्यंजक है F बराबर ma ये प्राप्त हो जाता है। बल का एसआई पद्धति की मात्रक जो है ये न्यूटन होता है और अगर आप सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक चाहते हैं तो डाइन होता है। इसके अलावा
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1975 में कर्नल अलकाट और मैडम ब्लात्सकी किए थे। मैं सब दिन आपको ये लिख के बताया, ब्लात्सकी। इसका नाम ही इस प्रकार के, जैसे रूस में रहता है ना व्लादिमीर, भैया व्लादिमीर पुतिन, है ना, इस प्रकार से नाम रहते हैं, तो इनका भी नाम है ब्लात्सकी। कहां पर किए थे ये इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिका के अंदर किए थे आपका 1875 में। ध्यान रखेंगे 2 आदमी इसमें जुड़े हुए हैं, मैडम नाम से स्पष्ट है कि लेडीज होगी, तो ब्लात्सकी और कर्नल अलकाट, है ना। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय अड्यार मद्रास में बनाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ी रही? तो एनी बेसेंट जुड़ी रही थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडेरंग के द्वारा महाराष्ट्र में किया जाता है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में किया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक भी लिखे थे, और इनके अलावा जो है इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, गो बैक टू वेदास, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन? आर्य समाज के संस्थापक। इनका ओरिजिनल नाम भी पूछता है, तो मूल शंकर ओरिजिनल नाम था दयानंद सरस्वती का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत हो गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजा की उपाधि जो है अकबर सेकंड ने दिया था, और इसके अलावा संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखे थे। ब्रह्म समाज की जो फूट पड़ी वो बाद में जब राजा राम मोहन राय स्वर्गवास हो गए थे 2 भागों में बट गए, जिसमें आदि ब्रह्म समाज के जो संरक्षक बने वो देवेंद्र नाथ टैगोर बने, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान जुड़े थे, 1875 में स्टार्ट हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पद्यानी डांस आपसे पूछा है, पद्यानी डांस जो है ये केरल से संबंधित है। केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, ओनम, ये सभी के सभी केरल में होती है। भारत के मसालों का अध्ययन केरल को कहा जाता है। साइलेंट वैली परियोजना केरल में है। सिलिकॉन वैली परियोजना इंडिया के अंदर बेंगलुरु में है, और सिलिकॉन जो ये वैली है ये आपका अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, ओरिजिनल वाला। इसके अलावा दक्षिणी भारत के जो है तथा पश्चिमी घाट का, एक तो सौदर्न इंडिया और एक आपका वेस्टर्न रीजन, इनकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये अनाईमुदी है, जो कहाँ पे है? केरला के अंदर स्थित है। इसके अलावा जो सबसे ऊंची वाटरफॉल है अभी वर्तमान में, ये हमारा कुचिकल है। क्या है? कुचिकल। कुचिकल, मैं हेमा मालिनी जैसे बोल रहा हूँ, कुचिकल। ये कुचिकल जो आपका वाटरफॉल है ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये केरल में नहीं है, ये कर्नाटक में है। सबसे ऊंची आपका जो है कुचिकल जलप्रपात। इसका नदी अगर आपसे कोई पूछे तो बराही नदी बताइएगा। पहले जो था जोग और गोरसप्पा था, जो बदल गया है भैया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का एक सवाल आया था जिसका ऑप्शन M1, M2, M3, M4 है। मैंने इनसे रिलेटेड सारा डाटा विथ परिभाषा आपको दे चुका हूं। आशा करते हैं कि जो बच्चे देखे होंगे उनसे क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। आपको मैं बता दिया हूं कि आपके पास जो चिल्लर पैसे हैं, मेरे पास जो 10, 20, 5 रुपए पड़े हैं, है ना, लोगों के पास जो पैसे हैं या बैंक के पास जो तरल धन है, ये कहां में चला जाता है? तो M1 में हो जाता है। ठीक है, ये सभी का योग जो है M1 होता है। ठीक है, इसके अलावा M2 क्या होता है? तो M1 आपने जितना समझा उसमें आपको डाकघर की मांग जमाएं जमा करना। भाई मांग जमाएं, सब्धी जमाएं, है ना। एक आपने बैंक में अकाउंट खुलाया होगा तो कई प्रकार के अकाउंट होते हैं ना, एक सेविंग अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है ना, कि करंट अकाउंट में होता है कि भाई जो है जितना बार निकालो कुछ भी करो। सेविंग में क्या होता है? आपका अगर पैसा पड़ा हुआ है तो कुछ ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के अगर M1 में आपने डाकघर की मांग जमा को जोड़ दिया तो M2 बन जाता है। M3 निकालने के लिए इसी M1 में बैंक के पास सावधि जमा अथवा समय जमा। ठीक है, तो ये अगर जोड़ दिया तो आपने M3 बनना है। M4 सबसे दुर्लभ मुद्रा है, मुद्रा की मतलब पूर्ति के चेन में, है ना। तो ये जो है M3 इतना खुद अपने आप में दुर्लभ है, उसमें भी डाकघर के कुल जमा को जोड़ेंगे तो M4 प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि इसी बीच में कोई क्वेश्चन होगा और आपने अच्छे से किया होगा। इसके अलावा रॉबिन उथप्पा किस स्टेट में ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये कर्नाटक में। जो एक्चुअली रॉबिन उथप्पा जो है कर्नाटक के रहने वाले भी है ना भैया। इसके अलावा इंडियन आर्मी के जो ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोई है, माही कैप्टन कूल है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। इसके अलावा जो आपका सड़क सुरक्षा, सही बात है भाई, अक्षय कुमार ही है सड़क सुरक्षा का, राइट। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? तो ये आपका गोविंदा है। और विद्या बालन निर्मल भारत अभियान, है ना, जहां सोच वहां शौचालय वाला आपने सुना होगा, है ना। और ये गोविंदा जो है मध्य प्रदेश का है। ठीक है भाई। साइंस से एक जो क्वेश्चन आया वो भी ब्लड को रिलेट करके, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है, फिर भी मैं ऐसा डाटा दूंगा कि आपको ब्लड से कोई भी क्वेश्चन शायद जो है इसी बीच में फंस जाएगी। ब्लड ग्रुप की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टेनर। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन? A, AB, O। ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ा आता है कि बच्चे को ये चीज याद नहीं हो पाता है कि भाई एंटीजन किसमें होता है, एंटीबॉडी किसमें होता है और किसमें नहीं होता है। ये सब चीज याद करना
करना बहुत जरूरी है। जब अच्छे एग्जाम लेवल के दोगे आप, अच्छे लेवल की एग्जाम दोगे तो वहां पे ये सब चीज से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले ब्लड क्या है, चलिए यहां से आते हैं। ब्लड क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है जिसकी पीएच जो है क्षारीय वैल्यू रखता है, अल्कलाइन होता है ये, यानी 7 से ऊपर होता है इसका पीएच। ठीक है भाई। इसके अलावा ब्लड में क्या होती है, तो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन होती है आपकी ब्लड में। ये हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन आपसे पूछता है, तो ये O2 का परिवहन करता है शरीर के अंदर, शरीर के विभिन्न पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाना फेफड़ा के पास से लेके, ये किसका काम है, हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन की काउंटिंग कम हो जाती है कौन सी बीमारी में, तो डेंगू बीमारी में इसकी लेवल जो है बहुत कम हो जाता है प्लेटलेट्स का। ठीक है भाई, तो ये बात भी ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो है हीमोग्लोबिन है, इसको हम हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है तो इसमें इसका भी रहता है कि भाई हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। ठीक है भाई। इसके अलावा अब ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, एक कंबाइंड वाले ए बी होते हैं और एक ओ होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है जब भी एंटीबॉडी की बात करेंगे कि किसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो उल्टा एंटीबॉडी कर देना। जैसे ए में आपका बी एंटीबॉडी होगा, बी में आपका ए एंटीबॉडी होगा, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है और ओ में दोनों एंटीबॉडी है, राइट। इसके अलावा जो एंटीजन है, एंटीजन में आपको जो है सीधा सीधा रखना है ना। ए में ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन होता है, ए बी में दोनों एंटीजन होता है और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है भाई। इसीलिए जो आपका ए बी है ये किसी का भी जो है ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है पता है, एंटीजन जो है ये ब्लड के किनारे पे स्थित एक जो है आकृति है। अगर कोई भी एंटीबॉडी इसमें इसलिए फिट हो जाता है क्योंकि कैसे भी रखिए उस आकृति में फंसता नहीं है। ठीक है भाई, ये समझने के लिए था सिंपली कि आपका ए बी क्यों सबका ले लेता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है रिएक्ट करने के लिए या फिर उसे फंसा के जाम करने के लिए, इसीलिए इसको जो है किसी का भी ब्लड चल जाता है। इस प्रकार से ब्लड होते हैं, इस प्रकार का एंटीजन की साइन होती है, ये दांते जैसे समझ लीजिए। अगर ये इसमें ए बी में है ही नहीं तो आप कोई भी इसको एंटीबॉडी दो सभी डाइजेस्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपसे इसमें भी थोड़ा सा अंदर से पूछे कि भाई सर्वग्राही आपने कहा कि ओ होता है, सर्वदाता ओ होता है, माफ कीजिएगा सर्वग्राही ए भी होता है, तो ओ में भी कौन से पार्ट जो है किसी को भी बिना परखे दे सकता है, तो ओ निगेटिव जो है ये किसी को भी दे सकता है और ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। और ए भी जो है किसी का भी ले सकता है। चलते हैं आगे। इसमें पूछा था कि इनमें से कर्नाटक संगीत से कौन जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए नहीं है भाई, तो कर्नाटक संगीत से त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री, एम सुब्बालक्ष्मी, ये सभी के सभी कर्नाटक के धुरंधर हैं कर्नाटक संगीत के। पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर थे। इसके अलावा कर्नाटक संगीत की दायरा आपसे पूछा जाता है तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, यानी ये दक्षिणी पार्ट तक ही सीमित है। इसके अलावा हम हिंदुस्तान में इसी प्रकार के संगीत को हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का नाम देते हैं। इसके अलावा सूचना का अधिकार, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया है, सूचना का अधिकार आया है या फिर फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज को पहचानने से कोई क्वेश्चन आया है, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। जनरली आप ऑप्शन छांट दिए होंगे भाई। फंडामेंटल राइट जो है राइट टू इक्वलिटी है, स्वतंत्रता के अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यक हित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और क्या है इसके बीच में, इससे बाहर कोई बाउंस करता है तो आप बाहर की बात सोच लेंगे है ना भैया। मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है 11 सीट दिखाई दी है, कहां पर कौन से चीज रखे गए ये भी बता दिए हैं। डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य और जो भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं उसको मैंने परसों डिस्कस कर ही दिया था। वीडियो अभी आपको ऊपर में ही नीचे ब्लिंक कर रहा होगा, आप देख सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है।